मां से गाया जाए। चलो शुरू किया जाए आज की अंताक्षरी, ठीक है। और आज की अंताक्षरी जो शुरू हो रही है हम लोगों की, वो निस्तापन, भर्जन और प्रगलन पर चल रही थी, ठीक है। हमने कल बताया था निस्तापन भर्जन के बारे में, प्रगलन के बारे में बहुत थोड़ा कुछ बताया था। आज उसको मर्ज करके लिखते हैं, जानते हैं कि क्या कैसे कहां पर मिलेगा, ठीक है ना। चलो भैया देखा जाए। सबसे सिंपल सी बात है लल्ला हमारे कि सर जी यदि कोई अयस्क दे देगा और उस अयस्क का बोलेगा कि निस्तापन हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे, भर्जन हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे, और शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे शुद्ध धातु प्राप्त, ये सारी प्रोसेस हमें कैसे पता चलेगी। तो सब कुछ बताता हुआ नाम ही है, अयस्क ही बता देगा। देखो निस्तापन की पहचान, भर्जन की पहचान, प्रगलन से शुद्ध धातु कैसे निकाला जाएगा, उसका एक शॉर्ट फार्मूला लिख देते हैं हमें। हालांकि कल भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं, ठीक है ना। और एक तय है, एक रिएक्शन मिलना इससे। निस्तापन की आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है किसी अयस्क का, कि उसका निस्तापन ही होगा। कोई अयस्क दे दिया है, क्या कैसे पहचानेंगे कि उसका निस्तापन होगा, तो उसकी पहचान यही है लल्ला कि उसमें हाइड्रोजन और क्या लगा होना चाहिए, ऑक्सीजन, किसी भी रूप में लगा हो, OH के फॉर्मेशन में, H2O के फॉर्म में, ठीक है ना। दो ही तो रूप हो सकता है, H2O लगा हो सकता है या फिर OH के रूप में लगा हो सकता है अयस्क में। दूसरा क्या लगाना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन लगा होना चाहिए। चलो बच्चा, कार्बन और ऑक्सीजन लगा होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन लगा है तो भी हम क्या पहचानेंगे सर जी, क्या हो रहा है, उसका निस्तापन हो रहा है। क्लियर है ना। अगर हम बात करें लल्ला कि सल्फर और ऑक्सीजन लगा होगा सर जी, सल्फर और ऑक्सीजन, तो भी क्या होगा, निस्तापन होगा। तीन निस्तापन के तीन पहचान है, पहचानना जी। कुर्सी बैगवा पैरवा पर रखना तो हो जाए, रखो नीचे, क्या दिक्कत है। बगल में उतना जगह खाली हो दे दो, तुम्हारे दोस्त तो देखो तब वो उतना, अब इतना अच्छा मित्र तुम्हारा क्या चाहिए बताओ। देखो अब सबकी मित्र थोड़े ना कि सभी उसी को बैगवा थमाते अपना फिरोगे। हाँ, निस्तापन की पहचान समझ में आई, फिर से क्लियर कर दिए। अगर कोई अयस्क दिया है, सपोज दैट दे दिया कोई भी अयस्क भैया जिसमें लगा हुआ हो HO, जैसे हमने एक ये ले लिया दो फॉर्मेशन में, Al2O3 इंटू 2H2O दिया हुआ एक लगा है अयस्क, एक अयस्क लगा हुआ दे देगा FeOH का होल का ट्वायस, OH वाला दोनों, H और OH वाला हमने दोनों फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एक लगा है भैया ये, चलो बच्चा Mg, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, MgCO3 लगा हुआ मिलेगा। चलो बच्चा एक लगा हुआ क्या मिल सकता है हमको, साइड साइड में जगह बचना बहुत जरूरी है। एक लगा हुआ मिल गया ZnSO4 लगा हुआ मिल गया हमको। ये सब अयस्क है, किसी रूप में दे दिया जाए, कोई भी कैसा भी अयस्क दे दे, हम तीनों को समझाने के लिए यहां पे बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर से क्लियर करना, इस अयस्क में क्या दिख रहा है लगा हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले H2O के बाद में अलग मामला है, हम पहचान वाली विधि कहते हैं। हाइड्रोजन और क्या लगा है, ऑक्सीजन। इसमें भी हाइड्रोजन और क्या लगा है, ऑक्सीजन। कार्बन और क्या लगा है, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें क्या लगा है, सल्फर और ऑक्सीजन। किसी भी रूप में लगा हो, अगर ये दोनों साथ में लगे हुए हैं सभी हैं, इसका मतलब उसका क्या होगा, निस्तापन। यानी इस अयस्क की कौन सी क्रिया होगी लल्ला हमारे, निस्तापन। इसकी भी कौन सी क्रिया होगी, निस्तापन। इसकी भी कौन सी क्रिया होगी, निस्तापन। एकदम आसान भाषा में आज बता रहे हैं, एकदम क्लियर सबका हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। 2 नंबर ये पेपर में यहां से आता है जी, इसका भी क्या होगा, विस्थापन नहीं निस्तापन, ठीक है ना। निस्तापन था नहीं, कौन था बोल रहा है लगाकर, गुलगुल बड़ी मार मराएगी।
देखो इधर भैया, तो ये सारे के सारे प्रोसेस किसके हैं? निस्तापन। तब सर जी अगर जिसमें HO लगा है वह क्या बनाएगा फिर? तो अशुद्धिक रूप में क्या निकलेगा? यह H2O। C और O मिलकर क्या निकलेगा? CO2। यस और O वाला क्या निकलेगा? SO2। SO2। यह निकालने के बाद उसमें बनेगा क्या? धातु का ऑक्साइड, MO मतलब मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यह सब अशुद्धि निकलने के बाद MO बनेगा, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनाएगा लल्ला। ठीक है ना? अभी आप बनाते हैं और जानते हैं। परिभाषा भी कल हमने बताया हुआ है, हालांकि मैं रिपीट करते हूं, एग्जांपल क्लियर एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए कि पेपर में आ गया तो बचना नहीं चाहिए। हाँ, परिभाषा काहे नहीं आता? ठीक है ना? ये भैया यहाँ पे देखते हैं, सर जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है तो कंफर्म में निस्तापन होगा, और निस्तापन की क्रिया किस पर होती है? रक्त तप्त पर कराएंगे। परिभाषा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए परिभाषा। तो परिभाषा यही है लल्ला कि सांद्रित अयस्क को, पहली विधि से इसको गुजारा जा चुका है। पहली विधि कौन सी थी? पीसकर, याद है ना? अब पीसने के बाद 3 विधियां आती हैं, चुंबकीय, गुरुत्वीय और झाग। तो उनमें से किसी भी एक विधि द्वारा शुद्ध किया गया सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति। देखो क्या ऑक्सीजन हमने जोड़ा कहीं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें ऑक्सीजन है, ऑलरेडी इनमें ऑक्सीजन है। तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर, लेकिन गलनांक के नीचे, देखो रक्त तप्त गर्म कर रहे हैं लेकिन पिघलाएंगे नहीं, पिघलने नहीं देना है, उसके गलनांक के नीचे और उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। देखो भैया हमने क्या बोला कि सर जी HO जिसमें लगा होगा वह क्या बनाएगा? H2। अरे हमें तो साफ H2O दिखाई देता ना, इस साथ सब अरे तुरंत H2O निकाल देगा अशुद्धिक रूप में। H2 कितना निकाल देगा? 2। और हमने बोला निस्तापन में बनता क्या है? धातु का ऑक्साइड। धातु कौन सा? एल्यूमिनियम। और ऑक्साइड ये दिख रहा है ना क्लियर बना हुआ, ये तो साफ साफ पेपर धातु का ऑक्साइड दिख रहा है, Al2O3 और प्लस H2O को हमने बस बाहर कर दिया, बन गया धातु का ऑक्साइड। यहां पर बात करते हैं। हाँ सर जी अब इसमें बड़ी संदेह है, इसमें तो पानी नहीं दिख रहा है, हम जल को H2O को बाहर अलग कर देंगे, लेकिन H और O दिख रहा है ना, H और O है तो मतलब अशुद्धि क्या निकलेगा? और फिर पहला क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड। तो धातु का ऑक्साइड सर जी Fe है, और किसके साथ बनाना है? O के साथ। तो Fe की संयोजकता यहां पर इसके हिसाब से 2 लगा तो मतलब 2 संयोजकता है जी। कितनी संयोजकता है? 2। और ऑक्सीजन की भी कितनी होती है? कैसे ऑक्सीजन की 2 तो 2 का 6 होती है कि नहीं होती है? 6 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना होगा? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 करने के लिए, तो वही उसकी वैलेंसी। नहीं जिसने पढ़ा है वैलेंसी 9 की वीडियो हमने अपलोड किया, संयोजकता जाकर वहां पर देखना, संयोजकता कैसे निकाली पढ़ाई जाती है, समझी जाती है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1 और 1 त्रिय गुणा कर देंगे, क्या बन गया भैया? FeO, फेरस ऑक्साइड। फेरिक में Fe2O3 होता है, ठीक है ना? यह बन गया धातु का ऑक्साइड। फेरियम कहाँ होता है? फेरिक, फेरस, फेरियम कहाँ सुन लिए? मतलब कुछ भी गढ़ के अपने से बना दोगे। रक्त तप्त। ए भैया यहां पर बात करते हैं, इसमें अशुद्धि क्या निकलेगी जी? देख कर बताओ अब जरा। C और O है H2O, दांत इसका उखड़ जाएगा समझ लो, तो तुम्हारी मौसी तक थोड़ी हो जाएगी। ए भैया C और O है तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस MgO, क्योंकि धातु का ऑक्साइड बनाएगा, और Mg की भी संयोजकता कितनी होती है? 2 ही होती है, तो क्या बना लेगा भैया? MgO। यारा यहां पे बताओ क्या बनेगा? देखो भैया SO दिख रहा तो क्या निकल जाएगा? SO है तो SO2 निकालेगा अशुद्धि, क्योंकि S और O वाला क्या निकलता है? SO2, और बाकी ZnO जिंक का ऑक्साइड बन गया। यह सारी की सारी क्रिया किस पर हो रही है? रक्त तप्त पर, रक्त तप्त पर। और यह सभी की सभी निस्तापन है जी। लेकिन क्या शुद्ध धातु हमको मिला? हमको कहेगा
अयस्क देकर किस शुद्ध धातु प्राप्त करी है? तो पता है ना, पहले तो अभी हमने कराया निस्तापन, अब फिर क्या कराना होगा? शुद्ध धातु के लिए प्रगलन। निस्तापन का भी प्रगलन कराते हैं, भर्जन का भी क्या कराते हैं? प्रगलन, तो जाकर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो इसका हमें प्रगलन कराना, किसका? MO का। MO में हम प्रगलन कराएंगे। ये भैया बीच में हम प्रगलन को घुसा रहे हैं। प्रगलन में होता क्या है कि जो MO मिला होता है ना, इस MO में तुम्हें बस एक ही याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। SiO2 याद रखे रहो, चाहे CaO याद रखे रहो, इसको मिला दो और मिलाने के बाद M के साथ SiO3 बना दो, बस यही है क्या चीज हमारा? धातु मल। और यह MO किसके किसके द्वारा कराया जाएगा? तो निस्तापन के बाद भी होगा, और किसके बाद होगा? प्रगलन कर रहे हैं, भर्जन के बाद भी जो MO बचेगा उस MO का ही क्या कराएंगे हम? प्रगलन। भर्जन में भी MO मिलेगा, निस्तापन में भी MO मिलेगा, उस MO का हमें प्रगलन ही कराना पड़ेगा। MO फॉर मेटल ऑक्साइड। ये भैया धातु के ऑक्साइड क्या मिला हमको? Al2O3 की क्रिया SiO2 से कराएंगे, और यह क्रिया प्रगलन की हो रही है, प्रगलन की। ये भैया हमने बोला कि SiO2O से मिलकर SiO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? SiO3। तो SiO3 बनाया सर जी, लेकिन एल्यूमिनियम की संयोजकता तो 3 होती है ना, तो संयोजकता तो डिफेंड करेगी, बदलाव करेगी अपना। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और SiO3 की संयोजकता 2, तो यह Al2 और SO3 का होल का क्या हो जाएगा? क्षायस। यह निकला हमारा धातु मल। धातु मल, गंदगी निकल गई। और धातु मल के बाद शुद्ध धातु दिखाना हो तो दिखा दो, और नहीं भी दिखा सकते। धातु मल के बाद ये मान गंदगी निकल गई तो शुद्ध धातु ही केवल बची होगी, ठीक है ना। तो यहां पर दिखाया जा सकता है Al लिखकर, क्या चीज? शुद्ध धातु। क्लियर। अब इस अयस्क का पूछ देगा कि अयस्क दे दिया और कह देगा कि शुद्ध धातु प्राप्त कीजिए, तो हमने पहले क्या कराया? निस्तापन। निस्तापन के बाद जो MO मिला इसका क्या करा देंगे हम लोग? प्रगलन। क्या मिला दे? सबसे आसान भाषा में SiO2 चाहे CaO मिला दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो यह करा दिया जाएगा, हमने सभी बताया हुआ है, जब विस्तार से पढ़ाए हुए हम वहां पर तो नोट्स में, ठीक है ना। तो लो भैया CaO मिला दिया जाए, प्रगलन। प्रगलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यह मिलेगा FeCaO2 बन जाएगा कुछ इस तरीके से अयस्क। तो यह बन जाएगा धातु का मल, और प्लस का निकल जाएगा Fe, शुद्ध धातु। और यहाँ पे SI मिलाते तो SiO3 हो जाता जी, ठीक है ना। इसमें जो MO मिला, MO मतलब MgO, इसमें क्या मिला देते हैं? SiO2, और SiO2 मिला देंगे, प्रगलन करा देंगे। प्रगलन तो क्या मिल जाएगा? MgSiO3, और MgSiO3 क्या लल्ला? धातु का मल है, और शुद्ध धातु क्या निकल गई? Mg। इसका कराओगे ZnO का, जिंक ऑक्साइड का, ZnO प्लस SiO2 प्रगलन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? ZnSiO3। हम मान लेते हैं इसके, इसमें नहीं लिखते हम लोग हैं, धातु मल। कोई दिक्कत है क्या जी? तो सबसे पहले कोई अयस्क देगा और कहेगा इससे शुद्ध धातु प्राप्त कीजिए, तो पहले अयस्क को पहचानोगे कि उसका निस्तापन की भर्जन। निस्तापन की आइडेंटिटी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, ये लगे हैं तो जल बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये बनाएगा शुद्धि, शुद्ध धातु के रूप में MO निकालेगा। अगर यह सब नहीं लगा है सर जी, तब क्या होगा उसका? तब उसका होगा भर्जन। और भर्जन की आइडेंटिटी क्या है कि उसमें केवल और केवल क्या लगा होगा? सल्फर, धातु सल्फाइड होगा। क्या होगा? धातु सल्फाइड। और धातु सल्फाइड को हम क्रिया कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो अशुद्धि क्या निकलेगी? सल्फर डाई ऑक्साइड। और हमको मिलेगा क्या? MO। इसमें भी धातु ऑक्साइड मिला और इसमें भी क्या मिलेगा? धातु का ऑक्साइड। तो कैसे पहचानेंगे भर्जन वाले का? इसका निस्तापन, इसका निस्तापन, इसका निस्तापन, निस्तापन, निस्तापन के बाद उसका प्रगलन कराना अनिवार्य है, शुद्ध धातु प्राप्त कराए। प्रगलन की क्रिया किसे कहते हैं सर जी? तो कहते हैं कि निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त
शुद्ध अयस्क में कुछ अशुद्धियां शेष बची होती है, जिसमें उचित गालक मिलाकर गर्म करके हम शुद्ध धातु क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना? तो यही प्रगलन की निस्तापन भर्जन के बाद दोनों में जो मिलता है उसमें उचित गालक मिलाकर हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं प्रगलन की सहायता से। ये भैया आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं पहले। ये भैया आगे बढ़ते हैं, भर्जन का देखते हैं भैया। भर्जन तो एकदम आसान है पहचानना जी। कैसे पहचानना आसान है? एकदम उसमें केवल जैसे ये जेडीएन यस है, एच जी यस है, केवल यस लगा हुआ मिलेगा जी। लो सर जी एक और दे देते हैं हम, Fe2S3 दे दिया हमने, थोड़ा सा बड़ा वाला। ये बच्चा इसमें जरा देखकर बताओ, क्या ऑक्सीजन है सल्फर के साथ? नहीं। कार्बन है? नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? नहीं। तो कंफर्म हुआ निस्तापन? नहीं। तो होगा क्या, भर्जन। अब भर्जन जब भी कराते हैं तो कोई चीज बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं। ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीजन में क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, O2 O2 O2, मोटू नहीं, O2। ए भैया, तो यह क्रिया कौन सी कहलाएगी, भर्जन की। और यह क्रिया किस पर होगी अभी, रक्त तप। परिभाषा क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसकी गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित जलवाष्प और सल्फर डाई ऑक्साइड को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हमें भर्जन की क्रिया कहते हैं। तो भैया हमारे रसगुल्ला देखो क्या होगा, यहां से सल्फर जितना होता है, इसमें बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। जितना सल्फर उतना ऑक्सीजन लगा दो, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दो। जितना ऑक्सीजन उतना, जितना सल्फर दिख रहा है उतना वहां पर ऑक्सीजन लगा दो, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड बना दो, बाकी अनुमान विधि से बराबर। एक ही सल्फर दिख रहा है ना, एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ZnO + SO2। भर्जन में क्या निकलेगा भैया, धातु सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो अशुद्धि तो ये नहीं निकलेगी, बाकी धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड। एक ही एस दिख रहा, ऑक्सीजन जाएगा तो HgO बना लेगा और प्लस SO2। अब सर जी ये 3 आ गया तो क्या दिक्कत है, 3 आ गया है तो Fe2O3 हो जाएगा जी। O कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, O3 और प्लस कितना हो जाएगा, SO2। अब बैलेंस करना अनुमान विधि से तुम्हारा काम है कि हमारा ही काम है। रक्त तप्त भर्जन, और ये भी कौन सी क्रिया हो रही है, रक्त तप्त भर्जन। अब मिल गया धातु ऑक्साइड, तो निस्तापन भर्जन के बाद जो धातु ऑक्साइड मिलता है उस धातु ऑक्साइड का क्या कराते हैं हम लोग, प्रगलन। तो भैया सर जी MO मिला, इसकी SiO2 से क्रिया करा दीजिए प्रगलन की, तो क्या बन जाएगा, ZnSiO3 जुड़ के SiO3 बना लेगा। जिंक की भी दो, इसकी भी दो, कट कर एक हो जाएगा, तो ट्वाइस थ्राइस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और क्या निकल जाएगा भैया, Zn शुद्ध लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और यह क्या रहा, धातु का मल। ये भैया इसमें भी जो मिला HgO की क्रिया किसके साथ करा दीजिए सर जी, SiO2 के साथ, और प्रगलन क्या बन जाएगा, HgSiO3 और प्लस क्या निकल जाएगा भैया, Hg। यह मिल गया धातुमल और यह शुद्ध धातु। यहां पर मामला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बैलेंसी का खेल हर जगह चलेगा, दिमाग में बैलेंसी संयोजकता को बैठाए रखना पड़ेगा, नहीं तो मामला उल्टा पड़ जाएगा बच्चा। क्या होगा जी, SiO से मिलकर SiO3 है ना बनाएगा, लेकिन यहाँ पे Fe की बैलेंसी कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन के बगल में 3 मतलब Fe की बैलेंसी कितनी है, 3, ऑक्सीजन की 2, Fe की 3, तो Fe की 3 SiO, देखो भैया साफ साफ यहाँ पे पता चला Fe की 3 है और SiO3 जो बनता है इसकी कितनी, 2, तो त्रिया गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, Fe2SiO3 का होल का ट्वाइस और प्लस क्या निकल जाएगा, Fe, और यह मिल गया धातु मल। कोई दिक्कत है क्या?
तो निस्तापन, भर्जन, प्रगलन हमने पूरा खत्म कर दिया। और यहां से तुम्हें 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब आती है सर जी सक्रियता श्रेणी। क्या आएगी? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जानने से पहले हमें जानना होता है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तभी तो जानेंगे सक्रियता श्रेणी में ये इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से बनते हैं, कैसे लगते हैं। कोई शंका है किसी को क्या जी? नहीं ना? तो चलो फटाफट फटाफट समझते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। आगे स्टार्ट किया जाएगा। अब देखो भैया, हमें एक पॉइंट जाननी होती है। सक्रियता श्रेणी पूछता सवाल कई बार आया होता है, लेकिन उससे पहले हमें तब जानेंगे जब इलेक्ट्रोड विभव को जानेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव को सीखे होंगे, तब सक्रियता श्रेणी समझ में आती है। ठीक है ना? भट्ठी वगैरह ये सब पेपर में नहीं आता है, न तुमसे पूछा जाता है कि भट्ठी क्या है, वात्या भट्ठी क्या है, परावर्तनी भट्ठी क्या है, मफल भट्ठी क्या है। तो बनाए हो तो क्या वो खराब बना के रखे हो? उस जानकारी पहले जो हमने बताया पूरी जानकारी रखना जरूरी है। खनिज धातु और धातु के बारे में पढ़ो, उस भट्टियों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो पहले हमने बता दिया, जान लिए हो। देखिए अभी जो जरूरत है केवल उतना तैयार करो। ठीक है ना? मामला समझ में आया? तो हमें सीधे चलते हैं इलेक्ट्रोड विभव सर जी किसे कहते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, और उसी आधार पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाएंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे कहा जाता है। ठीक है ना? ये भैया हम जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। एकदम आसान हलवा टाइप की परिभाषा है। क्या है लल्ला? सुनो, अभी ठंडी हाल में कुछ बीते हुए थोड़ा सा समय हुआ है। ये मान लो भैया कि तुम हो पानी में कूदे नहाने के लिए, पानी में कूदे, वो 1 साल बीत जाए 2 साल, तुम लोग फुहर हो तो क्या करोगे भैया? अब पानी में कूदोगे नहाने के लिए, तो अगर मान लेते हैं रेन जैकेट पहन के या फिर प्लास्टिक चारों तरफ से पूरा ढक कर प्लास्टिक से ओढ़ के जाकर कूद कर निकलोगे, तो क्या उतना ठंडा लगेगा? पानी त्वचा से संपर्क नहीं हुआ, कहीं हम नहा के निकले हैं, चाहे प्लास्टिक ओढ़ के ले लोटा पानी का पार पर डाल कर नहा लिए, नहीं ना, संपर्क नहीं हुआ त्वचा से पानी का, तो ठंडी नहीं लगी। लेकिन अगर वही बात करें वास्तव में नहाने बैठ जाओ, तो फिर जब पानी का ठंडे पानी का जब त्वचा से संपर्क होगा, तो वहां पे एक विभवांतर उत्पन्न होगा, कपकपी का। ठीक है ना? कांपते हुए, हिलते हुए, अरे ठंडी, बहुत ठंडी लग रही है। आदमी ठंडी में शांति से नहा ही नहीं पाएगा बगैर बोले, बगैर हिले डुले। या तो तुरंत नहाएगा, भागते भागते तुरंत जाएगा, कपड़े चेंज करेगा, तुरंत आगे के पास भागेगा। सेम वही काम यहां पर हो रहा है। यह इलेक्ट्रोड है कार्बन का, धातु का, किसी जिंक का हम मान के चलें। किसका है भैया? जिंक धातु की छड़ है, जड़यन की छड़। ये भैया इस जिंक की जो छड़ है, इसको डुबोया जा रहा है। किसमें? ना जल में नहीं मुन्ना, उसी के लवण के विलयन में। जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु का लवण का क्या होगा? विलयन होगा। मतलब कि यह ZnSO4 का विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक क्यू मतलब एक्वस जली विलयन है। जब डुबोएंगे इस धातु की छड़ और विलयन जहां चिपकेगा वहां पर विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। विभवांतर मतलब सर जी प्लस और माइनस उत्पन्न होगा। तो जो प्लस 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 जो उत्पन्न हो रहा है, या जो माइनस माइनस ये अदर साइड में या माइनस वाला चिन्ह बना रहे हैं, यह जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर मतलब प्लस और माइनस जो उत्पन्न हो रहा है, इसी उत्पन्न हुए विभवांतर को ही क्या कहा गया? इलेक्ट्रोड का विभव। ठंड किसे कहे? जब पानी तुम्हारे त्वचा पर संपर्क की और तुम्हें कपकपाहट महसूस हुई, तो ठंड लग रही। अब नहीं कपकपाहट उत्पन्न नहीं, मजा आ रहा है, तो ठंडी नहीं लग रही है भैया। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो सेम बातें वही यहां पे कही जा रही हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, परिभाषा सुनो एकदम हलवा परिभाषा है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं,
तो धातु की छड़ और विलयन के संपर्क, अब यही छड़ को हम प्लास्टिक उड़ा के इसमें डुबोते, तो क्या संपर्क होता पानी से? नहीं, नहीं होता, न विभवांतर उत्पन्न होता जी। तो हमने इसको जब डुबोया विलयन में, तो विलयन में डुबोते ही विलयन और इसके संपर्क स्तर पर विभवांतर उत्पन्न हुआ, प्लस और माइनस। तो जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुए उसी विभवांतर का नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रोड विभव। परिभाषा रिपीट करते ताकि एकदम सेम टू सेम परिभाषा है यहां पर, इसकी भी। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन के संपर्क स्थल पर विभवांतर, कोष्टक में प्लस का माइनस उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक में लल्ला रसगुल्ला कुछ नहीं करना, मानक में बस पूरी परिभाषा सेम रहेगी, बस परिभाषा के आगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप लगा देना। क्या लगा देंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। सेम परिभाषा, कहेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन के संपर्क स्थल पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कोई तकलीफ है? बस सेम परिभाषा थी, परिभाषा के आगे क्या हमने जोड़ दिया? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है तुमको? पीछे चश्मा तुम्हें से पूछ रहा है। ये दोनों बनने के बाद अब बात आती है, सर जी विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? अरे चित्रवा क्या बदलेगा? चित्रवा सेम न रहेगा, तुम्हारी मर्जी, धातु छड़ बदल दो, छड़ बदलोगे प्लस माइनस बदलेगा, छड़ बदलोगे प्लस माइनस बदलेगा, चित्रवा का बदलने की जरूरत है तुमको। चलो भैया, अब हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी इंटर में आओगे तो इसी का एक लेसन पढ़ने के लिए मिलेगा 12 में, विद्युत रसायन, जो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव चल रहा है ना, इसी का एक पूरा लेसन है विद्युत रसायन, 60 से 70 पेज का। तुम लोग का एक एक जो तुम लोग का केमिस्ट्री पूरा है ना, या इंटर में एक एक लेसन है, जो 4 पार्ट मिला के एगो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये कहो लेसन है, इंटर में पढ़ना है, तो काहे घबरा रहे हो? डोंट घबराइए, इसलिए कह रहे हैं पढ़ाई करो। हाँ। विद्युत रासायनिक, डोंट बात, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को बोलते हैं हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है लल्ला? तो क्या है सर जी धातुओं की सक्रियता श्रेणी? हमने पूरा एकदम चार्ट बना बना के लिखाया है, तो इसमें पूरा चार्ट तुमसे नहीं पूछा जाएगा, परिभाषा पूछा जाएगा, और ऐसे कोड वर्ड जो हमने बताया वैसे लिखोगे। पूरा चार्ट जो बनाया वैसे ना तुम बना पाओगे, ना हो पाएगा तुमसे। तुमसे पेपर में आ गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखिए, किसे कहते हैं? तो साधारण सी परिभाषा विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी का क्या है? सुनो, विद्युत रासायनिक श्रेणी पहले बता रहे हैं और फिर सक्रियता श्रेणी के बारे में फिर बताएंगे। दोनों परिभाषा एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। कहा जाएगा जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए, मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब E पर 0, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? फिर से रिपीट करते हैं, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के E पर 0 के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो सर जी वो श्रेणी है कौन सी? तो देखो एकदम याद कर लो, और ये श्रेणी से सवाल पेपर हम लोगों ने हल किया है, देखो कई बार सवाल पूछा गया जी। क्या है? ली क बा सर का ना मंग अल मन मन जन कर के हे कब को।
सन ले। अब आएंगे नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ऊपर पटना, आगरा, हंगरी, कु, ह, पब, पीडी। क्या होगा भैया, हमने बोला, ध्यान से सुनो, किसका मान बढ़ता हुआ, ई पर जीरो का, ई पर जीरो के बढ़ते हुए मान के क्रम में। तो ई पर जीरो का मान क्रमशः क्या हो रहा भैया, बढ़ रहा है। यहीं पर सतर्क सावधान होकर लगाना है ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह। ई पर जीरो का मान क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। घट कैसे रहा है, ये ई पर जीरो का मान 3.-3.04 है, यहां पर ई पर जीरो का मान +1 दशमलव कुछ दिया गया है, तो ये घटा कि बढ़ा, माइनस से प्लस में हो रहा है, तो बढ़ रहा है ई पर जीरो का मान। तुम घटते लिखे, सभी बढ़ता क्रम लिखे हैं, तुम्हारे कान ज्यादा खड़ा रहा होगा। क्या जी, अंकित चतुर्वेदी क्या लिखाया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम, सभी बढ़ता लिखे, तुम घटता लिखा पड़ा। अरे गधा, भी हम बता रहे हैं, कहा है तुम घबरा रहा है, जो उल्टा वाला जो बतिया कर रहे हो, एकदम बकलोला लोग बैठे पड़े हैं। हम एजे का लिखे हैं, अभी देखो फिर से काटेगा, ई पर जीरो के मान का बढ़ता हुआ क्रम। मामला क्लियर हुआ जी। तो यह रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए, यह किसके लिए रहा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए। लेकिन अगर तुमसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी पूछिएगा तो कैसे बनाओगे, सक्रियता मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, ऊपर वाली सबसे ज्यादा क्रियाशील और नीचे वाली कम क्रियाशील, यही ना होता है। जिसका ई पर जीरो जितना कम वो उतना सक्रिय, जिसका ई पर जीरो जितना अधिक वो उतना कम सक्रिय, यही तो प्रोसेस है ना लल्ला। तो अगर तुम्हें धातु का पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए, तो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या लिखोगे, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या हो जाएगा सर, ये घटता क्रम। फिर से लिखते हुए श्रेणी, ली क बा सर का ना मंग अल मन जन कर के फे कब को नी सन ले। अब आते हैं भैया, ऊपर पटना, आगरा, हंगरी, सीयू कु, ह, पीडी, पीबी, पब, ठीक है ना। ये भैया जरा ध्यान से देखो क्या हमने लिखा है, धातुओं की, ये क्या लिख दी है, क्रियाशीलता, एक ही में हम कहे कि शीलता कहां से आ गया, क्रियाशीलता का घटता हुआ, तुमको पता हमको पता है कि सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, ऊपर वाला नीचे वाले को जब मन तब क्या कर सकता है भगा, लेकिन नीचे वाला क्या ऊपर वाला को भगा पाएगा, कभी नहीं। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन हुआ भैया, लिथियम, लिथियम से कम कौन हुआ, पोटेशियम। यह क्रियाशीलता लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है ना, क्रियाशीलता का क्रम जो हो रहा है वह क्या होता जा रहा है जी, घटता जा रहा है। अब बताओ क्या कॉपर जो है सल्फ हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाता है, कॉपर कभी हाइड्रोजन को नहीं, लेकिन भैया पोटेशियम हाइड्रोजन को, कैल्शियम हाइड्रोजन को, सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित। हमने उसमें 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंटे बना बना के लिखवाया है, ऊपर से नीचे जाते तो क्या घटता है और क्या बढ़ता है, पूरी बातों को लिखाया है। और ये तो शार्ट फॉर्म है तुम्हें समझने के लिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी पूछा, ये लिखकर छोड़ दो, बना दो, हो गया। ई पर जीरो का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सक्रियता श्रेणी पूछा धातुओं की, तब थोड़ा सा हमें समझाना होगा, बताना होगा कि धातु की क्रियाशीलता कैसे घट रही है बढ़ रही है, ये भी सही हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या कर दोगे, धातुओं की क्रियाशीलता का, लेकिन घटता क्रम तो है नहीं, ये ई पर जीरो का बढ़ता हुआ क्रम लगाओगे परिभाषा के अकॉर्डिंग, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम, और ये रहा धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। मामला दिक्कत है कोई क्या किसी को जी, परिभाषा रिपीट करके क्लियर करके आगे चलते हैं।
विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को ही क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। सवाल इससे नहीं लगती है जी, सवाल लगती इससे है कि कौन क्यों विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित कौन करता है? जो ऊपर होता तो उसकी क्रियाशीलता अधिक और नीचे वाले की क्रियाशीलता कम, तो ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। मामला समझ में आ गया? तो यह रही धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही बनाया जाता है। और ये इसमें कई सारी पॉइंटें भी हमने लिखवाई है, ये केवल क्रियाशीलता की पॉइंट हम बता रहे हैं। मामला क्लियर हुआ? नेक्स्ट बातें कल की जाएंगी। अच्छा एक बात बताइएगा सर,